नमस्कार। आज का हमारा जो मास्टर क्लास वेबिनार का है वो एक नाम दिया गया है वैदिक लेवल 3। इसमें 4 टॉपिक होते हैं, वो मैं आपको बताता हूँ। 4 टॉपिक कौन से हैं? एक है दशा, दूसरा नक्षत्र, तीसरा हमारा गोचर का है, और जो चौथा पॉइंट है वो है डिग्री का। जब तक इन 4 चीजों का बोध नहीं होता है, हम लोग कुंडली को ढंग से पढ़ ही नहीं सकते। किसी भी सूरत पर हम कुंडली को समझ ही नहीं सकते जब तक हमको इन 4 चीजों के बारे में जानकारी ना हो। फिर से रिपीट कर रहा हूं, दशा का, नक्षत्र का, गोचर का और डिग्री का। इन 4 चीजों का कोऑर्डिनेशन से ही, मिलान से ही हम लोग कुंडली को ढंग से पढ़ पाते हैं। सिंपल सी बात है। एक चार्ट लेकर के मैं आपको थोड़ा समझाने का प्रयास करता हूं। आप देखिए और समझिए। जिनकी अच्छी एस्ट्रोलॉजी है, जो लोग एस्ट्रोलॉजी की अच्छी जानकारी रखते हैं, वो इसी क्लास में आराम से समझ जाएंगे और सीख जाएंगे। अब आप बड़े ध्यान से समझने का प्रयास करिए। पहला पॉइंट होता है हमारा दशा। मैं हमेशा अपनी क्लास में ये कहता हूं कि दशा हमेशा जीवन की दिशा बदल देती है। याद रखना, दशा हमेशा जीवन की दिशा बदल देती है। दशाएं अगर आपको अच्छी मिली हो, बट नेचुरल है, सिंपल सी बात है, तो वो चीज है। अब एक चार्ट से मैं आपको बताता हूं। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं, फिर इसी चार्ट पर वापस आते हैं। आप देखिए, ये 9th हाउस में सैटर्न बैठा है। सिंपल सा है, कैसे पढ़ते हैं, दशा और दिशा बदल देती है। मेरा ही चार्ट है ये। आई एम ए कंसल्टेंट फ्रॉम द लास्ट 23 ईयर्स। ठीक है, तो दशा दिशा कैसे बदलती है? शनि की दशा है मेरी, राइट। 9th हाउस कंसल्टेंसी का है, 9th हाउस टीचिंग का है। सो व्हाट आई एम डूइंग दीज टू थिंग्स, teaching and consultancy. See in the chart itself easily, दशा दिशा बदलती है, ये मान करके चलिए। जो लोग गलतफहमी में हैं वो ऐसे ही भ्रम में रहेंगे। अदरवाइज बहुत इजी है कुंडली को पढ़ना और समझना। अब मैं आपको बताता हूं और सिखाता हूं कैसे है। चार्ट के अंदर अब ये दशा है सूर्य, राहु और मंगल। मैं यहां स्पष्ट लिख देता हूं, सूर्य, राहु और मंगल। सूर्य की दशा है 10th हाउस में बैठा है। वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है। सूर्य का दशम भाव में बैठना अच्छी बात है। लेकिन देखिए, बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं। आप जब बचपन में एबीसीडी सीखते थे ना, पहले एबीसीडी सीखा, फिर आपने उसके साथ 2 अक्षर बनाने सीखे, सिंपल से। फिर उसके बाद अगला स्टेप आया, सेंटेंस बनाना सीखा। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, समझने का प्रयास करिए। जब आप बचपन में एबीसीडी सीखी, उसके बाद वर्ड्स बनाने सीखे, वर्ड्स के बाद आपने सेंटेंस बनाना सीखा। ठीक वही फॉर्मूला यहां पर एस्ट्रोलॉजी में होता है। सूर्य है, इसकी दशा है, क्लियर है। अब ये दशा लॉर्ड हुआ, इसको बोलेंगे हम एमडी। ये अंतर दशा लॉर्ड हुआ राहु, और प्रत्यंतर दशा नाथ हुआ मंगल। ये 3 होते हैं मेन एस्ट्रोलॉजी के अंदर। कुछ लोग सूक्ष्म भी ले लेते हैं, उस उनका व्यक्तिगत विषय। वैसे इन तीनों से ही पता लग जाता है। जब हम मान लीजिए कोई केपी की प्रैक्टिस करता है, तो वो जो सब लॉर्ड पढ़ रहा होता है ना, वो यही है, प्रत्यंतर दशा नाथ ही, और ये सब लॉर्ड यही है। एक ही बात है। देखिए, नदी कहीं से भी निकले, उनकी यात्रा समुद्र की है। विद्या कोई भी पढ़े, उत्तर एक ही आना चाहिए। अगर उत्तर अलग आ रहा है तो गलती आपसे है, विद्या में नहीं है गलती। गलती हमसे होती है। अब ये जो महादशानाथ है, किसका फल देगा? ये फल देगा जहां का लॉर्ड है। ये लगन का लॉर्ड है सूर्य, तो अपनी दशा में लगन का फल भी देगा और जहां बैठा है उसका भी फल देगा। 2 स्थानों का फल देगा। समझ आया? एमडी क्या है?
दशा लॉर्ड कौन सी है? सूर्य की। कहां बैठा है? 10th हाउस में। 10th हाउस हमारा प्रोफेशन, हमारा कैरियर, हमारी कर्म गति। तो कर्म गति का प्रोफेशन से रिलेटेड और लगन का, लगना मीन्स व्हाट? लगना मीन्स आई मी माई सेल्फ। देखिए याद रखिए, 10th हाउस भी प्रोफेशन को बताता है, लगन भी आपके प्रोफेशन को बताता है। ये मत सोचिए लगन आपके प्रोफेशन को नहीं बताता, ये गलती कर रहे हैं अगर आप। केंद्रीय संबंध है वो, तो केंद्रीय संबंध में वो ही आंसर आना चाहिए। अब अंतरदशा नाथ कहां का फल देगा? वो राहु है। राहु फल देगा जहां बैठा है, 10th लॉर्ड 10th हाउस का फल देगा जहां बैठा है। प्रत्यंतर दशानाथ कहां का फल देगा? जहां देख रहा है। विजन लिख लो यहां पर, जहां देख रहा है, या ऐसे एस्ट्रोलॉजी की भाषा में लिखिए एस्पेक्ट। तो मंगल है तो मंगल तो चौथे घर को देख रहा है, फोर्थ एस्पेक्ट को देख रहा है, फोर्थ हाउस को देख रहा है विद 7 एस्पेक्ट। यहां देख रहा है लगन को, यहां का फल देगा। फिर ये अष्टम भाव पंचम का भी फल देगा। तो मंगल जो है जातक को टेंशन देता है कि मेरे बच्चों का क्या होगा। सिंपल सी बात है, स्ट्रेस दे दिया उसने। तो फिर से बता रहा हूं, जो लोगों ने बाद में ज्वाइन किए है वो भी दोबारा समझ लें। दशा यहां पर हमने निकाली, देखी, सूर्य, राहु और मंगल। तो एमडी हुआ सूर्य, राहु हुआ एडी अंतरदशानाथ, मंगल हुआ प्रत्यंतर दशानाथ। सूर्य क्या करेगा? हमारे को जिस हाउस का वो स्वामी है उसका फल दे देगा, जहां बैठा है उसका फल दे देगा। अंतरदशानाथ जहां बैठा है वहां के फल देगा। आप अपना चार्ट खोल के चेक करो, सीखो अपने आप, और आंसर अपने आप आराम से मिल जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है आपको। और प्रत्यंतर दशानाथ कहां के फल देगा? जहां पर उसकी दृष्टि है। सिंपल सी बात है। अब होता क्या है कि दशा में क्या होता है? दशा के अंदर ग्रह के कारक तत्व वर्क करते हैं। कारक तत्व, कारक तत्व क्या है? जैसे सूर्य की दशा है तो सूर्य पिता का कारक है, सूर्य हड्डी का कारक है, सूर्य हार्ट का कारक है। तो कारक तत्व जो है उनके फल विशेष रूप से मिलेंगे ही मिलेंगे। ग्रह के कारक तत्व कब वर्क करते हैं? जब उस ग्रह की दशा हो। क्लियर है? इस तरीके से हमें समझना है। आगे पॉइंट पर आते हैं, समझाने का प्रयास करते हैं। अब याद रखना, बहुत से लोग कहते हैं कि थर्ड हाउस के लॉर्ड या थर्ड हाउस में बैठे ग्रह की दशा बहुत करेज देती है, बहुत लाभ देती है। सेकंड हाउस से सेकंड हुआ तो बहुत लाभ है। मेरा अपना रिसर्च है, मैं किसी के बारे में नहीं कह रहा, मेरा अपना रिसर्च है। 100 में से 90% ये बैंड बजाती है दशा, 10% का मैं अपवाद रखकर दे रहा हूं। कारण थर्ड हाउस की दशा भवात भावम सिद्धांत लगेगा, अष्टम से अष्टम है ये, तो भूलिए मत, मारक है ये भाव। इसमें बैठे ग्रह मारक वाला ही फल देते हैं। जिन लोगों को लाल किताब का ज्ञान है वो समझ ले। अब राहु चाहे यहां आप मिथुन राशि का उच्च का बिठा लो, बैंड बजा देगा। लाल किताब कहती है मंगल का घर है। जानता मैं केपी भी हूं, लाल किताब भी जानता हूं, नाड़ी तो मैं पढ़ाता ही हूँ, जेमनी भी मैं पढ़ाता हूँ। मैं सभी चीजों का मिश्रण करके एनालाइज किया है। ऐसा आदमी अगर राहु थर्ड हाउस में बैठा है, ये मैं एस्ट्रो वास्तु में पढ़ाता हूँ नॉर्मली, थर्ड हाउस में बैठा है तो साउथ फेसिंग घर में रहेगा, कैरियर कभी उसका बन ही नहीं सकता ढंग से। धनिया बनना उसका कार्य है। हमको समझना चाहिए थर्ड हाउस भावात भावम सिद्धांत के अनुसार मारक का ही फल देगा। याद रखना है, लगन कोई भी हो, अपने को लेना देना नहीं है। अब आप देखिए, इसी तरह 11th हाउस में जुपिटर और मरकरी बैठे हैं, ये लाभ के घर हैं तो लाभ देंगे, हाँ जी बिल्कुल देंगे। पर आप याद रखिए, ये लाभ के साथ, प्रॉफिट के साथ रोग भी देंगे। क्यों रोग देंगे? वाई डिजीजेस विल कम अप? कारण ये छठे से छठा है। फिर से वही भवात भावम सिद्धांत लग गया।
भवाद भावम सिद्धांत का अर्थ क्या होता है? छठे से छठा। अगर उसने धन दिया जुपिटर ने, तो जुपिटर से संबंधित रोग भी मिलेंगे। अगर बुध ने धन दिया तो बुध से संबंधित, बुध स्किन का कारक है, चर्म रोग का जो है वो दिक्कत दे सकता है, स्किन एलर्जी कुछ दे सकता है। याद रखिए, ये जो हाउस होते हैं ना, ये उपचे हैं, ये मत भूलिए, 3, 6, 10, 11 उपचे। ये किस लिए सबसे ज्यादा, इनका एक्चुअली बेसिकली हमें यूज नहीं है। अब ये देखिए, मरकरी और जुपिटर बैठे हैं, ये व्यक्ति जो जिसकी भी चार्ट है, मेरे से शायद पढ़े हुए हैं, अपने ही स्टूडेंट की है, मेरा कई बार मूड बन जाता है ना, तो मैं चार्ट उठा लेता हूँ, आओ भाई, अपने को कोई फर्क तो पड़ता नहीं, अपन ठहरे कंसल्टेंट, अपने को तो ये है कि चार्ट आया, कभी मूड बना, बट आई नेवर प्रॉमिस टू ए पर्सन कि मैं चार्ट दूंगा या चार्ट लगाऊंगा। एस्ट्रो वास्तु में तो मैं सबके चार्ट उठा लेता हूँ उसमें कोई दिक्कत नहीं है, वहां तो तभी आएगा आपको एस्ट्रो वास्तु। थर्ड हाउस में उपचे में अगर क्रूर ग्रह है, 3, 6, 10, 11, बड़े ध्यान से समझिए, 10 और 11, 3, 6, 10, 11 में क्रूर ग्रह है, वो जीवन से, जीवन में लड़ने का सामर्थ्य देते हैं, आपके अंदर वो ऊर्जा देंगे कि आप संघर्ष कर सके, आपके एफर्ट्स को बताते हैं। अगर यहाँ सौम्य ग्रह बैठ गए, वो एफर्ट्स नहीं देंगे आपको करना, वो कहेंगे भैया अपने को इनकम चाहिए इजी वे में, अपने पास का झंझट नहीं है, हम हार्ड वर्क नहीं कर सकते। क्रूर ग्रह हार्ड वर्क करने की क्षमता प्रदान करते हैं, ये डिफरेंस होता है उपचे। क्लियर? ये तुम्हें वैदिक लेवल 1 में ही सिखा देता हूं, उपचे का मतलब क्या होता है, ताकि आदमी कम से कम कुंडली तो पढ़ सके। हमें आगे चलेंगे इसके बाद। 11th हाउस समझ गए आप? अगर ये दोनों ग्रह धन देंगे तो रोग भी निश्चित मानकर दीजिए, भवाद भामन सिद्धांत लगेगा। ये तीसरे घर में अगर कोई ग्रह बैठा है, करेज के साथ साथ आपको इतने ऑब्स्ट्रक्शन, इतनी प्रॉब्लम, इतनी हर्डल्स दे देगा, यू इवन कांट थिंक इन योर माइंड भाई। अष्टम से अष्टम है, अष्टम भाव को सदैव याद रखिए, ऑल ऑफ सडन। मेरा अपना जो धक्के खा के मैंने सीखा है वो ये सीखा, ऑल ऑफ सडन। इसके बारे में कुछ भी कह देना, अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारना। अष्टम भाव ऑल ऑफ सडन है, कीप इट इन माइंड। आगे चलते हैं। अब हमें देखना है, ये द्वितीय भाव है, ये सप्तम भाव है। कोई भी लगन हो, द्वितीय और सप्तम मारक कहलाते हैं। अब ये देखिए, बुध धन तो देगा। अब ये देखिए, योग तो बड़ा अच्छा है, बड़े ध्यान से समझिए, धन का स्वामी होके लाभ के घर में बैठा, दैट इज वेरी गुड योग, नो डाउट। बट ये कैसे आप भूल गए कि ये मारक भी है? यानी आप इतनी आसानी से धन नहीं प्राप्त कर सकते जितनी आसानी से सूत्र लोग कह देते हैं, अरे धन का स्वामी धन में बैठा हुआ है, लाभ में बैठा हुआ है, बड़ा अच्छा धन आएगा, फलाना धनिया आएगा। ऐसे नहीं होता, वो मारक भाव का भी स्वामी है। अब शनि है, देखिए, मारक भाव का स्वामी होके अपने से दूसरा है, पुनः मारक हुआ। काइंडली अंडरस्टैंड द थिंग्स। हम लोग एस्ट्रोलॉजी को रेवड़ी की तरह बांट रहे हैं, सब लोग चल रहे हैं, मुझे समझ में नहीं आता। कई बार आई एम वेरी शॉक्ड बाय लिसनिंग पीपल्स यूट्यूब वगैरह लाइक दैट। कभी फ्री होता हूं तो मैं देखता हूँ क्या चल रहा है मार्केट के अंदर, बेड़ा गर्क पढ़ा रहे। अब ये देखिए, इस लगन का मारक भाव का स्वामी हुआ सैटर्न। एज पर द कालपुरुषा कुंडली, सेकंड हाउस इज आल्सो द मार्का भावा। अब ये शनि अपने से दूसरा बैठा है, पुनः मारक हुआ, यानी डबल मारक हुआ। शनि जब आएगा ना, शनि रोटी नहीं खाने देगा इसको। अब बिजनेस तो सोच, सपने में भी ना सोचे ये व्यक्ति, गलती से भी ना सोचे, बैंड बजा देगा ये, नहीं तो हमको जो है बारीकी से समझना है। सेकेंडली वी हैव टू सी, जो हमारी ग्रह की दशा चल रही है। एक और अच्छी चीज बताता हूं आपको, बहुत सारे लोग बोलते हैं लगन की दशा बड़ी शुभ होती है, धनिया शुभ होती है। मैं चैलेंज ठोक रहा हूं, लगाओ अपने चार्ट पर, अड़ोसी पड़ोसी के पकड़ो। लगन की दशा हेल्थ इश्यूज दे देती है अगर वो किसी पापी ग्रह के साथ कंजक्ट हो। यहाँ है ना कंजक्ट, ये देखो राहु के साथ है, दे दिया। डिग्री में फर्क है वो अलग बात है, संगत रंगत दे देती है। आप जुआरिये के साथ बैठेंगे, आपको भी लोग जुआरिया बोलेंगे, ये नहीं है अजी नहीं जी मैं तो डिस्टेंस से देख रहा था, भैया तू भी जुआरिया कहलाएगी। संगत रंगत देती है, ये हमेशा याद रखिए। बाधक पति की दशा आज बैंड बजा देगी। हम ये नहीं देखते, हमने सिर्फ वही देखा। अब क्या है कि
अब हमें एक और चीज से देखना है। अब आप देखिए ये सूर्य की दशा है, सब लोग कहेंगे इसमें बल बहुत अच्छा है, 10th हाउस में है, इसके पास बिग बल है। आजकल नया नाम, मैंने मेरे को कल मेरे स्टूडेंट बता रहे थे, मैं राहु केतु पढ़ा रहा था उनको, ऐसी इतनी टेक्निक पढ़ाई, कईयों की डायरियां ही भर गई, इतनी सारी टेक्निक। अभी मेरा राहु केतु पार्ट 2 भी आएगा, डायरी ही भर गई है, इतने सारे सूत्र सिखा दिए, और ऐसे जो कभी सुनने में नहीं थे। अब जो मैं राहु केतु सेकंड पढ़ाऊंगा वो उसके पिताजी हैं, वो इतना जबरदस्त है जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। दैट इज ऑल बेस्ड ऑन रिसर्च, ऐसा नहीं है। अब ये देखिए इसको दिशा बल प्राप्त है, दिग बल प्राप्त है सूर्य को, बट एनीवन नोटिस सूर्य अपने उच्च राशि को पार करके गया है, धनिया फल देगा, कोई फल नहीं देना इसने, दिग्बल होते हुए भी जीरो है ये। वी नेवर ट्राई टू सी इट, हमने देखने का प्रयास ही नहीं किया कि ग्रह बैठा कहाँ है। हमने देखा दिग्बल है, दशम भाव में बैठा है, और दशम भाव में बैठा है, बहुत अच्छा है जी, फलाना है, दिग्बल भी है जी, कुछ नहीं है। वो उच्च राशि को पार कर चुका है। उच्च राशि को जब ग्रह पार कर लेता है अपनी, तो वो कमजोर हो जाता है। कोई भी ग्रह अपनी उच्च राशि से पहले बैठा हो बहुत अच्छे रिजल्ट देता है। जैसे मान लीजिए शनि यहां बैठा है, सैटर्न इज सिटिंग ओवर, नेक्स्ट साइन का है, उच्च का है। कई मीनिंग है हमारे को, किसी भी एंगल से हमें समझना है और उसे देखना है। फिर क्या है, आरोही अवरोही दशा होती है, इसी को ही तो हम कहते हैं आरोही। आरोही होता है नीच से उच्च की ओर, उच्च की ओर। अब यही सूर्य जो है, मान लीजिए यहां होता सूर्य, तो ये नीच से चला हुआ है, अब ये जा कहां रहा है, उच्च की ओर जा रहा है, नीच की यात्रा करके उच्च की ओर जा रहा है। और अवरोही क्या होता है, उच्च से नीच की ओर। अब जो सूर्य है ये अपनी उच्च राशि को पार कर गया, अब ये चलेगा 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 तो नीच की राशि की ओर जा रहा है ना, तो दोनों दशाओं में अंतर आएगा, ये समझ लीजिएगा। यहां देख लीजिए दिग्बल नहीं काम कर रहा, फिर वहां वो स्टडी करते रहते हैं, पढ़ाते रहते हैं, शटबल पढ़ लो, फलाना पढ़ लो, पढ़ते रहो भैया, कुछ हो तो मुझे भी सिखाना, ऐसा नहीं होता कुछ भी। आगे चलते हैं, कुछ दशाएं नेचुरली अशुभ फल करती है, मैं सिखाता हूं, जिनकी हो वो चेक कर ले। जैसे शनि में चंद्रमा की दशा सदैव, हाँ अपवाद हर चीज का होता है, मैं ये नहीं कह रहा हूं, बहुत सारे लोग कह सकते हैं नहीं सर मेरी तो अच्छी जा रही है। 100 में से ये दशाएं 90% नेगेटिव रिजल्ट देती हैं, कीप इट इन माइंड, नेगेटिव रिजल्ट देंगी, ठीक है। अब शनि में चंद्रमा या चंद्रमा में शनि, वाइसे वर्षा कर लीजिए। इसी तरह मंगल में शनि, शनि में मंगल, सिंपल सी बात है, हमको कोई बुद्धि लगानी नहीं है। कुछ दशाएं सदैव अशुभ फल करती ही करती हैं। ये एक्सीडेंट का योग है, स्ट्रगल का योग है, कैरियर में ट्रबल का योग है, मानसिक स्ट्रेस का योग है। परंतु अगर आदमी फॉरेन निकल जाए तो यही जो नेगेटिव है ये पॉजिटिविटी में बदल जाएगा, सिंपल सी बात है, निकल ले फॉरेन कंट्री। मैं कुंडली में पहले देखता हूँ फॉरेन का योग है, उसे कहता हूँ निकल जा, तू सारे स्ट्रेस से बाहर हो जाएगा, वरना स्ट्रेस तो तुझे मिलेगा ही मिलेगा, नो डाउट। अब हमारा आ रहा है सेकंड पार्ट, बड़ा इंपॉर्टेंट है, वो ये है कि नक्षत्र क्या है। देयर आर 27 कॉन्स्टिलेशन नक्षत्रास, इजंट इट? उसको हमने समझना है, उसकी एबीसीडी को फॉलो अप करना है, क्या एबीसीडी होती है नक्षत्रास की। हमारा पहला नक्षत्र अश्विनी है, दूसरा भरणी है, तीसरा कृतिका है, ठीक है, रोहिणी मृगशिरा वगैरह, ऐसे हमारी सीक्वेंस चलती है नक्षत्र की। 27 नक्षत्र हैं। भगवान श्री कृष्ण ने 28वां नक्षत्र कैंसिल कर दिया था महाभारत के समय, अभिजीत, क्योंकि जब दुर्योधन गए थे पंचपांडव में, नुकुल या सहदेव जी बहुत अच्छे ज्योतिष आचार्य थे, तो उनसे पूछने के लिए गए थे कि हम किस मुहूर्त या किस नक्षत्र में युद्ध करें कि हमारी जीत हो। और हमारी यहाँ परंपरा है कि हमें सत्य बोलना है एक ज्योतिष आचार्य को, लाग लपेट नहीं, तो उन्होंने अभिजीत बताया था, तो भगवान श्री कृष्ण ने फिर अभिजीत का ही कल्याण कर दिया।
आज अभिजीत जो है मुहूर्त में यूज किया जाता है। देखिए आप कोई भी कार्य करें अभिजीत मुहूर्त में करिए। नेवर डू वर्क ऑन वेडनेसडे अभिजीत मुहूर्त, वो फायर बैक करेगा, फायर खोल देगा अगर आपने बुधवार को अभिजीत मुहूर्त में कोई कार्य किया। सिर्फ बुधवार को नहीं लेना, बाकी दिन अब लीजिए अभिजीत मुहूर्त में कार्य कीजिए, आपको काफी हद तक सक्सेस देता है। अब समवन इज बॉर्न, ये किसी का शतभिषा नक्षत्र है। शतभिषा नक्षत्र के अंदर बैठा ग्रह, शत का अर्थ होता है 100, विषा का अर्थ होता है विद्याएं। तो कुछ लोग डॉक्टर बनते हैं। समवन बॉर्न इन शतभिषा नक्षत्र एंड सन इज कंजक्ट विद राहु, यहाँ मीनिंग बदल जाएगा, सन इज विद राहु। राहु इज ए पॉइजन, इंजेक्शन वगैरह लगते हैं, ठीक है ना। बेहोशी का जो इंजेक्शन होता है वो हर एक को नहीं दिए जाते, मेडिकल के अंदर बहुत सारी जहर को काटता है, जिसको सांप काटता है उसको पॉइजन वाला ही इंजेक्शन दिया जाता है ताकि वो उसको काट दे। तो ये चीज होता है। तो शतभिषा का अर्थ होता है मल्टीपल विद्याएं। क्लियर होकर के इसको समझें। तो ऐसे आदमी बहुत सारी गुड माई सैटर्न सिटिंग इन द 9th भाव इन द शतभिषा नक्षत्र। क्लियर है। मैं वैदिक पढ़ाता हूँ, मैं नाड़ी पढ़ाता हूँ, मैं जेमिनी पढ़ाता हूँ, एस्ट्रो वास्तु, पता नहीं कितनी चीजें मैं पढ़ाता हूँ। आई नो लाल किताब, आई नो क्या कहते हैं केपी एस्ट्रोलॉजी, बट मैं ये दो नहीं पढ़ाता। और लाल किताब का पता नहीं लोग क्यों नहीं, टीचर को कहना चाहिए। सबके अपने अपने व्यू है। मेरी अपनी रिसर्च में पाया है कि 1, 4, 5, 9, 12, 8 भी आएगा, यस सॉरी 8 भी आएगा। ये आपके लगन है, आप लाल किताब जरूर पढ़िए। अगर ये लगन नहीं है, सपोज समवन इज टॉरस लगना, जेमिनी लगना, इजंट इट, लिब्रा लगना, वर्गो लगना, कैप्रिकॉन, एक्वेरियस, मत जाओ लाल किताब पे, क्योंकि लाल किताब का अर्थ होता है मंगल, और मंगल इन सभी लग्नों के लिए मारक है। यहां गलती कर गए हम, लाल किताब चले गए पढ़ने, सीखने, समझने। लाल किताब घर में रखकर देखो तो सही, महाभारत आएगा बड़ा प्यारा वाला। नाउ कमिंग अप टू अ मेन पॉइंट, समवन इज बोर्न इन हस्त नक्षत्र एंड द पर्सन इज एजुकेटेड इन द सॉफ्टवेयर, बहुत जल्दी सक्सेस पा जाएगा, क्योंकि सारा फिंगर्स का काम है ना, हाथों का काम है, हस्त नक्षत्र। इफ यू आर मैं अभी पीछे अभी 7 से 8 की जो वेबिनार था उसमें मैंने बताया था कि नक्षत्र जो है वो मीनिंग बदल देते हैं। हैंडीक्राफ्ट का, कोई पढ़ा लिखा नहीं है, एस्ट्रोलॉजी तब अच्छी होती है जब आदमी कोई कहे जी मैं तो 8वीं फेल हूं, मैं तो हस्त नक्षत्र में, आप बताओ मेरा भला कैसे कर सकते हो। पढ़े लिखे का तो हर कोई भला कर रहा है एस्ट्रोलॉजी में, पैसे वाले को तो हर कोई रेमेडी दे रहा है, नीलम पहन लो भाई, सब फालतू की हेडक है। शास्त्र में कहीं नहीं लिखा स्टोन वो स्टोन, पता नहीं लोग क्यों स्टोन के चक्रों में पड़े रहते हैं। देख लीजिए मेरे किसी फिंगर में कोई स्टोन नहीं है, कोई कुछ भी नहीं मैं पहनता। इन थ्योरीज को मैं मानता ही नहीं है, क्योंकि लिखा ही नहीं हुआ। जिनको समझना है ना, पराशर को पढ़े आप, होरा शास्त्र, आपको वहां देखिए कहीं लिखा हुआ मिलता है तो बताइए, जबरदस्ती घुसेड़ा हो तो अलग बात है, मूल ग्रंथों में नहीं है। हस्त नक्षत्र है, 10वीं फेल है, हैंडीक्राफ्ट का काम करे, कोई भी हाथ का काम करता है हैंडीक्राफ्ट का काम, गेट ए सक्सेस इन हिज कैरियर, सिंपल। हमने को क्या बुद्धि लगाना है। अब आता है पुनर्वसु नक्षत्र जो जुपिटर का आता है। सपोज आपके D1 चार्ट में, D9 चार्ट के अंदर देयर इज अ रीमैरिज योगा इज आल्सो देयर, isn't it? Suppose we have a remarriage yoga either in the D1 or D9 or in the both side like that, और हमने कुंडली मिलान किया 36 में से 32 गुण। Unfortunately, the girl or a boy who's born in पुनर्वसु नक्षत्र, पुनर्वसु में वो पैदा हुआ है, what does it mean? रीमैरिज, क्योंकि पुनर्वसु का अर्थ होता है रिपीटेशन, रिपीट। तो हो सकता है कि मैरिज रिपीट करा दे, हम लोग इधर ध्यान ही नहीं दिया हमने उसका, हमने तो 36 में से 32 गुण पर फोकस करा, यहां गलती कर गए हम लोग। सो वन शुड सी इन इट। आगे चलते हैं। इसमें जो सबसे बड़ा मैं सीक्रेट पढ़ाता हूं, बेसिकली इट्स अ नाड़ी टेक्निक, बट आई टीच इन दिस कोर्स,
ये आपका सूर्य है, मृगशिरा नक्षत्र है, दूसरा चरण है। ये देखिए, ये वृश्चिक नक्षत्र है, विशाखा नक्षत्र है, चौथा चरण। ये चरण का हमने अचार डालना है। ये बहुत अच्छी टेक्निक है, बहुत जबरदस्त सीक्रेट है, मैं एक शब्द भी नहीं बोल सकता। दिस इज द डायमंड पार्ट ऑफ द कोर्स कि आपका क्या है जीवन, आपकी कर्मगति क्या है। आई विल रिवील इन द क्लास इटसेल्फ। नाउ कमिंग अप टू द नेक्स्ट वन, गंडमूल नक्षत्र। गंडमूल नक्षत्र दो ही ग्रहों के होते हैं। एक केतु का होता है जो स्टार्टिंग नक्षत्र है हमारा अश्विनी, और एक अंतिम नक्षत्र में आ जाते हैं बुध के, ठीक है ना, रेवती। तो जो बुध के नक्षत्र हैं और क्या कहते हैं केतु के नक्षत्र हैं, ये गंडमूल कहलाते हैं। अच्छा, गंडमूल की एक विशेषता जरूर है, हर एक चीज ना जो भगवान ने नेगेटिव भी बनाई होती है ना, उसमें पॉजिटिविटी जरूर रखता है। गंडमूल वाले के अंदर आम आदमी से अलग एक क्वालिटी होती है जो उसे खुद झांकनी पड़ती है। जैसे वो कहते हैं ना, वो सुगंध के लिए मृग ढूंढता रहता है जंगल में, और सुगंध तो उसके देह के अंदर ही होती है। तो जो उसके देह के अंदर सुगंध होती है उसी को तो उसने समझना है। अगर उसने उस सुगंध को समझ लिया तो बहुत अच्छे से समझ लिया, और और बड़े अच्छे से उसके पास पॉइंट्स आ जाते हैं, ठीक है। ये इस तरह से है। अब किसी ने अपना माघा नक्षत्र लिखा हुआ है, गंडमूल का नक्षत्र है। चरण बताते हैं हमारा, ये गंडमूल शुभ है या अशुभ। चरण गंडमूल के बताते हैं। मान लीजिए किसी के गंडमूल के, मैं यहाँ नहीं, आई हैव टू रिवील इन द और मैनिफेस्ट इन द क्लास इटसेल्फ कि कौन सा चरण आपको राजा बनाएगा और कौन सा चरण आपके लिए अशुभ होगा। और हमने उठा के गंडमूल की पूजा करा दी। हमारा गंडमूल में जन्म हुआ है, हमारे पास भगवान ने कुछ विशेषताएं या कुछ खास चीजें दे करके भेजा था, हमने अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार ली, क्या करके पूजा करा ली। सो वी हैव टू सी इन दिस। फिर आता है लता। लता नक्षत्र क्या होते हैं। लता शब्द का पहले अर्थ पता होना चाहिए, लात मारना। लात मारना कहते हैं इसको। तो लात हमको पड़ती है, तो जब लात हमको पड़ती है तब हम अब इसको समझते हैं, ठीक है। इस चीज को हमारे को समझना चाहिए। अब ये लात मारना है, तो कब कब लता दोष के अंदर सूर्य से हम लोग देखते हैं लता दोष। तो जब लता दोष लग जाता है, सूर्य राशि परिवर्तन करता है 1 माह के लिए, जिसे हम साधारण भाषा में संक्रांति कहते हैं, ठीक है ना। जैसे सूर्य जो है मिथुन से निकल के कर्क राशि में, तो 1 महीना यहाँ रहेगा। अब 1 महीना यहाँ रहेगा, नक्षत्र के अकॉर्डिंग इसमें लता दोष आ गया। भाई साहब, नौकरी में इतने हर्डल्स आएंगे, खून के आंसू निकल जाएंगे, और धंधे की तो वाट लग जाएगी। दैट इज कॉल्ड ए लता दोष। लता मीन्स लात मारना। फिर आता है तारा नक्षत्र। तारा दोष जो होता है वो हमको बोध देता है। अब हमने देखा, सपोज मान लीजिए ये भाग्य स्थान पे बैठा है, शुक्र की दशा आ गई, हमने कहा जी अरे भाग्य पे शुक्र की दशा आई है, आपके जीवन में तरक्की होगी, बहुत अच्छी बात है। अगर ये शुक्र तारा दोष में है, धनिया भाग्य में तरक्की होगी। तारा दोष में चला गया ना, गिविंग यू अ लॉट ऑफ hurdles in your career, either you are doing job or business, whatsoever you are doing, it doesn't make any matter। तो उससे कोई लेना देना नहीं है। हमको समझना क्या है, मैं फिर से समझा रहा हूं। मान लीजिए इसके वीनस की दशा है, राइट, या मान लीजिए भाग्य में के स्वामी मंगल की दशा आई। ये भाग्य का स्वामी है ना मंगल, और बड़ा लाभ देगा जी। 10वें भाव में बैठा है, दिग्बल भी है, बहुत अच्छी बात है। अरे भैया ये तारा दोष में तो नहीं है। तारा दोष में है तो आपका बैंड बजाकर छोड़ेगा। बात को समझ लीजिए। क्लियर हो गया। आगे चलते हैं इस चीज को समझने के लिए। अगला पॉइंट आता है, हमारे अर्थ वाले भी कुछ नक्षत्र होते हैं। मैंने कुछ जगहों पर देखा है, जैसे समवन वीनस हैविंग इन कृतिका नक्षत्र गिव्स यू अ मनी योगा, बट दिस हैज टू बी चेक वेरी थॉरोली। हमको डीपली देखना है। ये इसको बोलते हैं कृतिका को अर्थ नक्षत्र। वीनस अगर कृतिका में तो आपको धन धान्य से भरपूर कर देगा,
क्योंकि राजा के नक्षत्र में है। बट कुछ लोग कहें जी मेरे को बिल्कुल नहीं देता, वो फिर चार्ट के अंदर बहुत सारी बातें जुड़ी होती है। अदरवाइज दिस इज द अर्थ नक्षत्र कृतिका फॉर एग्जाम्पल। सो आई टीच द अर्थ नक्षत्र, व्हाट आर द अर्थ नक्षत्र। फिर होता है कि हमें किन नक्षत्रों में पैसा ही नहीं उधार देना चाहिए, हम पैसा उधार देंगे तो पैसा फंस जाएगा, ये देखते ही नहीं है। बहुत सारी चीजें देखते हैं और बहुत सारी चीजें समझने का प्रयास करते हैं। आगे चलते हैं। नक्षत्र जो होता है, एक आता है लोचन नक्षत्र, जिसको हम त्रिमुख कहते हैं। त्रिमुख, लोचन, क्लियर है। अब हम त्रिमुख नक्षत्र के अंदर जब हम पढ़ते हैं, इसके अंदर मैं कहता हूं जब भी कार खरीदे, व्हीकल खरीदे, त्रिमुख नक्षत्र के अंदर खरीदे, 3 दिशाओं से आपकी रक्षा होती है। वो आपकी गाड़ी में राइट और लेफ्ट में 2 रियर लगे होते हैं ना, राइट साइड में एक लगा होता है मिरर, एक लेफ्ट साइड में लगा होता है, वो कह लीजिए, और सामने आप देख रहे हैं कार में। आप त्रिमुख नक्षत्र में गाड़ी लेंगे तो उसके एक्सीडेंट और उसके खराब होने की संभावना कम हो जाती, सिंपल सी बात। फिर आता है लोचन नक्षत्र। लोचन नक्षत्र के अंदर हम लोग क्या समझना चाहेंगे वो मैं अभी आपको बताता हूं। लोचन नक्षत्र के अंदर, लोचन नक्षत्र के अंदर क्या होता है कि हमारी खोई हुई चीजें पता लगेंगी। अंधलोचन, सुलोचन, मध्याक्ष नक्षत्र, ये हमारा प्रश्न कुंडली में हेल्प करता है। बड़ा फिर से रिपीट कर रहा हूं, देखिए लोचन नक्षत्र के अंदर आता है हमारा अंधलोचन, लोचन, मंद लोचन, मंद सुलोचना होता है, वैसे लोचन ही बोल लेते हैं अभी, मध्याक्ष भी बोलते हैं इसको। ये जो नक्षत्र होते हैं, क्या हमारी खोई हुई चीज मिलेगी अथवा नहीं मिलेगी, या हमें पता लग जाएगा पर प्राप्ति नहीं होगी। चंद्रमा का गोचर अगर अंध मंद मध्याक्ष लोचन नक्षत्रों से होगा, उसी के आधार पर हम लोग भविष्यवाणी करते हैं कि हमारे को जो है वो प्राप्त होगा या नहीं प्राप्त होगा, हमारी खोई हुई वस्तु। अब चलते हैं नक्षत्र से वर्ष फल जानना। वर्ष फल, हम अपने वर्ष के बारे में जान सकते हैं कि अगला साल हमारा अच्छा गुजरेगा या खराब गुजरेगा। तो वर्ष फल जो नक्षत्र से होता है वो अलग से है। फिर एक और सबसे डेंजरस चीज होती है, मैं वो पढ़ाऊंगा बहुत जबरदस्त, वो होता है संक्रांति और आपका जन्म नक्षत्र का रिलेशन। इसका कोई रेमेडी नहीं है, खाम खाम दिमाग का दही करना मत। भज गोविंदम है, बस भगवान की शरण में जाइए, सदाशिव की शरण में। सूर्य जो है वो भगवान शिव को रिप्रेजेंट करते हैं। सिंपल सी थ्योरी चलिए, शिव शरणागति ही रक्षा कर सकती है, अदरवाइज कोई रेमेडी वर्क नहीं करती। दिस इज द मोस्ट डेंजरस पार्ट ऑफ इट। सो आई विल टीच इन द क्लास इटसेल्फ। नाउ वी आर कमिंग अप टू द डिग्री। डिग्री के अंदर इन्फेंसी डिग्री होती है, इन्फेंसी बाल्य अवस्था बोलते हैं इसको, बाल्य अवस्था, इन्फेंसी। फिर होता है ओल्ड एज डिग्री। ग्रहों की अवस्था। फिर एक तो ये कॉन्सेप्ट होती है डिग्री की, दूसरी कॉन्सेप्ट होती है डिग्री की इवन एंड ऑड साइन। ग्रह और साइन में अलग रिजल्ट देते हैं और इवन साइन में अलग देते हैं। जैसे एस्ट्रोलॉजिकल धारणा है कि कर्क और लियो और कैंसर असेंडेंट के लिए राहु कई बार योग कारक होता है। अभी आप क्या करिए, राज कपूर की कुंडली इंटरनेट से चेक करिए, राज कपूर की कुंडली में चंद्रमा और राहु सिटिंग इन द लग्न। अब सारे लोग यहाँ पे पता नहीं क्या क्या लेके बेच रहे हैं, फलाना उपाय कर लो, ढिंगाना कर लो, करते रहो भाई। फिर से बता रहा हूं, सिंह लगन और कर्क लगन के लिए राहु राजयोग कारक होता है, बट वो समझ आना चाहिए कहाँ हो रहा है और कहाँ नहीं हो रहा। इसके बिना आपको इसकी अगर पकड़ नहीं है तो आपका आंसर गलत चला जाएगा।
तो हमको ये समझना है, अब जो ग्रह होते हैं 0 डिग्री के, 0 डिग्री का ग्रह मैंने पाया है बेस्ट रिजल्ट देता है। अब मान लीजिए जुपिटर मैंने रखा 0 डिग्री का, क्लियर है। अब जो लोग केपी पढ़ते होंगे तो जुपिटर आ जाएगा पिछले भाव में, 10th हाउस में आ गया। यहां मान लीजिए उसकी मीन राशि थी, तो अपनी राशि का तो उच्च का हो गया वो, क्योंकि अभी अभी उसने राशि परिवर्तन किया। अभी 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 आपका चंद्रयान गया है ना, तो जब हमने कोई सैटेलाइट छोड़ा, वो 1000 की स्पीड से जा रहा था। कहां जा रहा था? मून की तरफ। जब मून की ग्रेविटी में एंटर करेगा, वहां लैंड करेगा, तो 0 होगी ना स्पीड बाबा। वहां थोड़ी 25,000 10,000 की स्पीड पकड़ेगा वो। ये ग्रह जब चला तो यहाँ आके 0 डिग्री का हो गया, टेकिंग ए रेस्ट। मोस्ट ऑफ द केपी एस्ट्रोलॉजी, कप्सल लॉर्ड, ये सब इस हाउस में यहाँ आ जाएगा। तो इसका जो बेस्ट तरीका है और वाला, वैदिक वाला, हाउ इट गिव यू द बेस्ट रिजल्ट। स्वामी विवेकानंदा, अब पहले जमाने में दिव्य दृष्टि होती थी लोगों की, वो उससे बताते थे सूर्य अगर आपका 0 डिग्री का है तो इसके 2 ही उत्तर है, दोनों में से एक घटेगा। या तो आप उच्च कोटि के साधु बनेंगे, या आप जो है बहुत बड़े जो है सन्यासी बनेंगे। विवेकानंदा बिकेम द सन्यासी, सिंपल। राजा नहीं बनना पसंद उन्हें, तो वो सन्यासी बने। या तो बच्चा राजा बनेगा या सन्यासी बनेगा। और आज का समय तो वैसे भी मटेरियलिस्टिक है, धर्म की शिक्षा रह कहां गई है धनिया, कोई नहीं है धर्म की शिक्षा। अब आते हैं गज केसरी योग के अंदर, जिसे जुपिटर प्लस मून से बनता है। ये गज केसरी योग, वैसे मैं जब मैं नाड़ी कभी पढ़ाऊं तो आइएगा, इसको मैं बोलता हूं धक्के खाने का राजयोग है। इसको बोलता हूं धक्के खाने, मेरे चार्ट में है, दोनों दशाएं मैंने भुगत ली हैं, कोई तोप नहीं चली मेरी जिंदगी में। धक्के खाने का राजयोग है। नाउ एज पर वैदिक हाउ इट बिकम्स अ राजयोग, कारका गज केसरी हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की। बनता कैसे है वैदिक के, मीनिंग बदल जाते हैं। हर एक चीज को टेस्टिफाइड करना, क्रॉस एग्जामिन करना, ये आपकी हॉबी होनी चाहिए, तभी लाइफ में सक्सेस है। इन दोनों का डिग्री में 10 डिग्री से कम डिफरेंस है, तब तो ये राजयोग है। जैसे मान लीजिए 12 डिग्री का जुपिटर है और 3 डिग्री का मून है, तो दोनों का डिफरेंस जो है 10 डिग्री से कम है। नाउ इट इज ए गज केसरी योगा। इफ जुपिटर इज 12 डिग्री एंड मून इज 23 डिग्री, अब नहीं है ना गज केसरी योग, 11 डिग्री का डिफरेंस आ गया, गज केसरी योग नहीं है। और गज केसरी योग याद रखिए, मैं आपको समझा रहा हूं, केंद्र में सबसे शक्तिशाली होता है। लॉर्ड रामा हैविंग गज केसरी योगा इन द लग्न इटसेल्फ। भगवान श्री राम का कर्क लगन था, जुपिटर और चंद्रमा जो है वो लगन में थे, यानी केंद्र में थे। लगन 2 भावों का भी स्वामी होता है, केंद्र और त्रिकोण भाव का भी, तो इसलिए केंद्र और त्रिकोण का मिक्सर योग प्राप्त हुआ। क्लियर है? आगे चलते हैं। अब ये कोई भी कुंडली आपके पास आ जाए, आप कैसे उस कुंडली को देखते कह सकते हैं कि ये कुंडली बलवान है या कमजोर कुंडली है? ये सिर्फ हम डिग्री के बेस पर ही बता सकते हैं। डिग्री बता देगी ये कुंडली मजबूत है, ये कुंडली कमजोर है, बस। अगर आपकी कुंडली मजबूत है तो आप जीवन में आगे की ओर बढ़ेंगे। आपकी डिग्री में के एंगल से कुंडली कमजोर है तो जीवन में संघर्ष बना रहेगा, सीधी बात। बहुत आसान सी चीज है, वो हम पढ़ लेंगे आराम से। फिर एक और चीज होती है, देखिए मैं कहता हूं मैं तो मिश्रण पढ़ाता हूं, मेरे और मेरा एक प्रिंसिपल है, मेरा रिदम बनता है तो मैं क्लास में मल्टीपल सूत्रास दे देता हूं, बहुत मल्टीपल सूत्रास। अपना नहीं है कि 4 सूत्र लेकर ही पढ़ाते रहो। हम लोग क्यों नहीं भविष्यवाणी कर पाते या इंटरप्रिटेशन नहीं कर पाते? कारण हमको 1-2 सूत्र पता, बस उसी के सारे गंगा बह रही है, बाकी भी हमने बोल दिया, सॉरी, ऐसे थोड़ी होता है। आइए अब मैं जेमिनी का एक बताता हूं, हाईएस्ट डिग्री प्लेनेट
ये जेमिनी का सूत्र है। देखो मैं डिग्री में ही पढ़ा देता हूं। ये जेमिनी का हाईएस्ट डिग्री प्लेनेट, मान लीजिए किसी का हाईएस्ट डिग्री प्लेनेट मंगल है, भाई यहाँ पर डिग्री लिखी होती है, ठीक है ना। यहाँ तो मंगल 16 डिग्री का है, सूर्य 27 डिग्री का है, अलग अलग मीनिंग है। हम मान करके चल रहे हैं मंगल 27 डिग्री का यहाँ पे हाईएस्ट डिग्री, ये डिग्री की सीक्वेंस लिखी हुई है। और वैसे भी आपको कोई दिमाग नहीं लगाना, ये देखिए ये कारक लिखे हो, आत्म कारक अमात्य कारक। आत्म कारक बोलते हैं इसको, हाईएस्ट डिग्री को क्या बोलते हैं हम लोग जेमिनी में? आत्म कारक। क्योंकि मैं किसी भी चीज को एक ही एंगल से पढ़ाना गलत महसूस करता हूँ, भाई आपको अच्छा ज्ञान नहीं दे रहा, मेरा ऐसा मानना है। हाईएस्ट डिग्री है तो पिछले जन्म में ना आपने लोगों के दरवाजे खड़का खड़का के झगड़े किए थे, इस जन्म में आपके पास झगड़ा चल के आता है एंड यू लव टू सी एस्केप रूट, आप बच के भागते हैं। ये आपकी जिंदगी का प्रॉब्लमेटिक एरिया भी होगा, इससे आप जुड़े भी रहेंगे और जिंदगी इसी के इर्द गिर्द घूमेगी, मंगल के इर्द गिर्द। अब दूसरा आता है लोएस्ट डिग्री प्लेनेट, सबसे कम डिग्री का ग्रह कौन सा है? अब जैसे यहाँ शनि है, सैटर्न आया ना सबसे कम डिग्री का, ये लोएस्ट डिग्री ग्रह है, ये आपका मेजर प्रॉब्लमेटिक एरिया है। दिस इज योर पेमेंट ऑफ योर प्रीवियस बर्थ, पास्ट लाइफ कर्मा रीपेमेंट है ये सैटर्न इस बर्थ के अंदर। इसने खून पी लेना है, ना तो धंधा सेट होने देगा ना नौकरी ढंग से करने देगा। चेक इफ यू आर हैविंग ए लोएस्ट डिग्री सैटर्न। और वाइफ अलग से खून पिएगी, पहले बता रहा हूं, क्योंकि ये जेमिनी में दारा कारक बनेगा। या आपका हस्बैंड आपको परेशान करेगा क्योंकि ये जेमिनी में लोएस्ट डिग्री है, दारा कारक बनेगा। तो डिग्री को समझना चाहिए। देखिए कोर्स मेरा वैदिक है, फिर मैं पढ़ा इसके अंदर मल्टीप्लिसिटी से रहता हूँ आराम से बढ़िया तरीके से। वो तो आपको बता रहा हूँ, ना बताऊं तो मैं कहूं कि हाईएस्ट डिग्री ऐसे होता है जी, लोएस्ट, आप कहोगे होगा वैदिक में, बट बेसिकली ये जो है वो आपका जेमिनी का सूत्र है, वैदिक का तो नहीं है। पर आप पढ़िए, ऐसी कोई बात नहीं। अब आता है लास्ट पॉइंट, ट्रांजिट का। ट्रांजिट क्या बताता है हमें लाइफ के अंदर? ग्रह हमारे को ट्रांजिट से बहुत फायदा करते हैं। कैसे फायदा करते हैं? देखिए ये वीनस है, इसके ऊपर जुपिटर चल रहा है, इट्स गिव यू मनी योगा, पैसे आ गए। लेकिन पैसे नहीं आ रहे, कारण यहाँ राहु महाराज भी तो बैठे हैं, पॉइजन भी तो है यहाँ पर, राहु को पॉइजन भी कहते हैं ना। एंड एज पर नाड़ी इट इज बीइंग कॉल्ड ऑब्स्ट्रक्टर, ऑब्स्ट्रक्टर कहा जाता है नाड़ी के अकॉर्डिंग, तो ऑब्स्ट्रक्टर है। तो जैसे ही राहु यहां से हटेगा, अब ये शुद्ध सूत्रा बन जाएगा धन योग का। तो इसी तरह से हमको गोचर समझना है बड़े प्यार से। अब क्या होता है कि शुक्र के त्रिकोण में जुपिटर आ जाए या जुपिटर इससे ऊपर आ जाए, तब क्या होता है? हमको धन की प्राप्ति होती है। वैसे तो वेदी के अंदर एक सिंपल सा सूत्र है, क्या सूत्र है? उसके अंदर कोई लंबा चौड़ा नहीं है फिलॉसफी, उसके अंदर एक लाइन के अंदर आपका ट्रांजिट खत्म हो जाता है। मैं 10% ट्रांजिट जो है वो वेदिक का है जो पढ़ाऊंगा, 90% जो है वो नाड़ी का ट्रांजिट है, जो मैं पता ही नहीं लगने देता, पढ़ाने के बाद बताता हूँ। दिस इज अ नाड़ी कॉन्सेप्ट, सिंपल सी थ्योरी है। अब किसी के जॉब नहीं लग रही है, ही इज हैविंग ए प्रॉब्लम इन इट, जब भी सैटर्न के ऊपर जुपिटर आएगा या सैटर्न के ट्राइन में जुपिटर आएगा, बेसिकली दिस इज द नाड़ी कॉन्सेप्ट। वैदिक के भी एंगल से आप ले लीजिए, फर्क है नहीं, अपने को तो रोटी खानी है ना, बात खत्म। आम खाना है, गुठली से क्या लेना देना हमको। तो जुपिटर जब आएगा तो वो, चूंकि शनि हमारा कर्म है, जुपिटर हमारा भाग्य है। क्लियर? नाइन्थ, एज पर द काल पुरुषा कुंडली, 9th हाउस का लॉर्ड जुपिटर बनता है। 9 नंबर राशि आती है ना, 10 नंबर यहाँ आती है, तो इन दोनों का मिलन कहलाता है धर्मा कर्माधिपति राज योगा। दिस इज कॉल्ड इन नाड़ी इटसेल्फ। तो वो अलग चीज हो जाती है, बट आई हैव टू टीच यू इन द क्लास आल्सो। अब क्या होता है कि जहां आपका केतु बैठा है और जब भी इसके ऊपर सैटर्न आएगा,
या जहां सैटर्न बैठा है इसके ऊपर केतु आएगा, पेमेंट ऑफ योर प्रीवियस बर्थ, आपके बुरो कर्म की पेमेंट है, आपका चलता हुआ बिजनेस खत्म, आपकी नौकरी से आपको निकाल दिया जाएगा। क्लियर, सिंपल सी बात हो गई, नौकरी से निकाल दिया जाएगा, आपका बिजनेस चल रहा है। लेकिन ये योग पता किन के लिए राजयोग देगा? अब ये सारे एस्ट्रोलॉजर कह रहे हैं कि साहब ये दिस इज अ वेरी बैड योगा, एग्रीड, समवन इज एन एडवोकेट, उसका धंधा चल पड़ा, ये लॉ है, केतु इज द लॉ। ब्लैक कोट कौन है? ब्लैक कोट सैटर्न, ये आ गया पढ़े लिखे का। अब कोई मेरे से कहे जी मैं तो अनपढ़ हूं, मेरे लिए क्या है जी, क्या मैं करोड़पति बनूंगा? क्या मेरे को 5-10 लाख ही भी तो मिल जाएंगे? मेरे को बताओ, आपने तो बता दिया था जी एडवोकेट का। मैं एस्ट्रोलॉजी को जीरो और हीरो दोनों चीजों से समझता हूं और उसी एंगल को आपको समझाता हूं। सीधी सी बात है, आप टेलर हैं, आपकी नाई की दुकान है, भैया आपकी चल निकलेगी, बाकी का नहीं मुझे पता। केतु कटिंग है ना, कैंची है, कटिंग है, आपकी दुकान चल निकलेगी। आप टेलर हैं, कपड़े काट रहे हैं, सूट सिल रहे हैं, पैंट शर्ट सिल रहे हैं, शर्ट सिल रहे हैं, आपका धंधा निकल जाएगा बढ़िया। बट बाकियों की कुंडली में अगर वो क्यों चला? क्योंकि आप केतु का धंधा कर रहे थे, तो इसलिए केतु ने आपको हर्डल्स नहीं दी, या सैटर्न के ट्रांजिट ने आपको हर्डल नहीं दी। बात क्लियर है? इसके बाद आगे चलते हैं। ग्रहों के मृत्यु तुल्य बड़े कष्ट होते हैं, वो भी अलग पॉइंट होता है। जैसे 64th नवमांशा के अंदर पापी ग्रह गोचर करे, तो भैया उसने हेल्थ और वेल्थ और आपकी मानसिक शांति सब पी लेनी। 64th नवमांशा के अंदर फिर मैंने, जैसे इन चीजों पर मेरा पैशन है, मेरी हॉबी भी, कि हर चीज के ऊपर रिसर्च करनी चाहिए। आज मेरा मूड ऑफ है, इज देयर एनी योगा? यस देयर इज एनी योगा। आपको ट्रैफिक मिलेगा, आपकी फ्लाइट डिले होगी, इज देयर एनी योगा? यस देयर इज एनी योगा। आई विल टीच इन द क्लास। आज मेरा ना काम करने का मन नहीं है, इज देयर एनी योगा? यस देयर इज अ योगा। हाँ, काम करने का मेरा मन नहीं है, मैं आज काम नहीं ढंग से कर पाऊंगा। तो ये चीजें होती हैं। नाउ कमिंग अप टू द लास्ट पॉइंट, we are going to start this class 17 जुलाई 23 onward। टाइम इसका रहेगा आपका 8:05 से 9 बजे तक का, पीएम का है। क्लास होगा डेली, 5 क्लासेस का कोर्स है ये, और इसके अंदर जो है आपको क्लास की जो रिकॉर्डिंग है, क्लास रिकॉर्डिंग लाइफ टाइम मिलेगी, लाइफ टाइम मिलेगी। किसी का मुझे ईमेल नंबर नहीं चाहिए, ईमेल में जिनको भी क्लासें मिलती हैं वो 90 डेज के बाद डिलीट हो जाती है, आपको लाइफ टाइम के लिए मिलेगी यूट्यूब फॉर्म के अंदर, यूट्यूब फॉर्म में। इसका फी है 333 and 5। मैंने काफी नॉमिनल फीस रखा है, जबकि 4 चीजें पढ़ाई जाएंगी आपको। एक तो दशा पढ़ाई जाएगी, नंबर 2 ट्रांजिट पढ़ाया जाएगा, नंबर 3 आपको डिग्री पढ़ाया जाएगा, नंबर 4 कॉन्सिलेशन नक्षत्र पढ़ाया जाएगा। सो 4 चीजों का आपको अगर बोध हो जाता है, और बहुत डीपली जो चीजें वर्क करती हैं मैं वो ही पढ़ाता हूँ। और मेरे कोर्स के अंदर मिक्सचर होता है बहुत सारी चीजों का छुपे हुए तरीके से, फिर मैं उसे बाद में रिवील करता हूँ। ठीक है, दोज हु आर रियली इंटरेस्टेड दे कैन एनरोल देमसेल्फ फॉर द क्लास, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। तो आप आएंगे, आपको बेहतरीन चीज सीखने को मिलेगी। और मेरा थोड़ा हॉबी होता है कि मैं मल्टीपल सूत्र देने का प्रयास करता हूँ। Thanks to all of you. Have a good day. You joined this class. Thanks a lot once again to you.